इन सब में से आपका फेवरेट कौन सा है? वेट, क्या आपको लग रहा है आप गलत वीडियो में आ गए हो? डोंट वरी, आज की वीडियो इन सब के बारे में ही है। वेल, नॉट एग्जैक्टली। इन फास्ट फूड डिशेस की नहीं है, पर इनकी कंपनी स्टॉक्स की। तो मैं फिर पूछती हूँ, इन सब में से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? आई नो, ऐसे बताना मुश्किल होगा, नहीं? डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। पिज़्ज़ा हट, KFC, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स एक बड़ा सेक्टर हैं, जिसे हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर या QSR सेक्टर कहते हैं। पिछले कुछ सालों में QSR इंडस्ट्री ने ग्रोथ देखी है, पर अब इस इंडस्ट्री को एक सॉलिड झटका लगा है। ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ गई है, लेकिन क्यों? तो इस वीडियो में हम QSR इंडस्ट्री का 360 डिग्री सेक्टोरल एनालिसिस करने वाले हैं। वी विल कवर थीम्स लाइक क्या करंटली चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, और साथ ही करेंगे कुछ इंडस्ट्री प्लेयर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस। हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, तो डू चेक देम आउट। नाउ लेट्स बिगिन। अगर बिगर पिक्चर पे फोकस करें तो नजारा कुछ ऐसा है। ग्लोबल QSR जायंट्स के पास हमारी कंट्री के लिए एम्बिशियस प्लान्स हैं। इसके कुछ सबसे बड़े कारण हैं इंडिया का मैसिव पॉपुलेशन बेस, बढ़ते डिस्पोजेबल इनकम्स, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, डाइनिंग आउट की बढ़ती पॉपुलैरिटी, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, जोमैटो का हाइपर स्केल अप। इन सब के बावजूद मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसलिए this market offers a multi-decade opportunity to these giants for scaling up their operations. थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 1980s was the time जब इंडिया में पहली बार ऐसी किसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी की एंट्री हुई। The company was a UK based chain, Wimpy, जिसने दिल्ली कनॉट प्लेस में अपने दरवाजे खोले। हालांकि 1996 में मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स की एंट्री के बाद विम्पी का इन्फ्लुएंस कम हो गया। अगले टेबल में हम कुछ मेजर इंटरनेशनल फूड चेन्स और उनके USA मार्केट के नंबर ऑफ स्टोर्स पर मिलियन पॉपुलेशन देखेंगे। याद रहे कि हमारी पॉपुलेशन उनसे लगभग 4 गुना बड़ी है। ये समझना जरूरी है कि इंडियन मार्केट अभी भी बहुत हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है और ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स हैं जो इंडिया में नहीं है, तो वहां से भी इंक्रीमेंटल गेन्स आने की काफी उम्मीद है। इंडिया में ऐसे स्टोर्स ज्यादातर Tier 1 सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जिसका मतलब बाकी टीयर्स में मार्केट अभी भी अनटैप्ड है। Tier 2 और Tier 3 मार्केट्स में रियल एस्टेट और लेबर चीपर है, इसलिए अगर फ्यूचर में वहां स्टोर्स खोले जाएं तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न यानी कि ROI अच्छा हो सकता है। ऑल्दो इन मार्केट्स के अपने चैलेंजेस होंगे, जैसे कि लो एवरेज ऑर्डर वैल्यूज, AOVs, मतलब लोग एक बार में कम पैसा खर्च करते हैं। हालांकि वहाँ कुछ एस्पिरेशनल कंज्यूमर्स भी हैं जो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड उनकी डिमांड काफी अच्छी है। सो पोटेंशियल ग्रोथ का स्कोप भी है। ICRA की एक इंडस्ट्री रिपोर्ट बताती है कि इस सेक्टर ने पिछले 2 सालों में लगभग 1400 नए स्टोर्स खोले हैं, compared to merely 400 during financial year 21. इसके एस्टिमेट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 24 से 26 के बीच लगभग 2000 नए स्टोर्स खुलेंगे। ये एडिशंस मेजरली रिटेन्ड अर्निंग्स और कैश रिजर्व से फाइनेंस किए जाएंगे, ताकि कंपनीज को डेट ना लेना पड़े। लिस्टेड प्लेयर्स के स्टोर एडिशन प्लान्स भी अग्रेसिव लग रहे हैं। फॉर इंस्टेंस वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, जिसके करेंटली 397 स्टोर्स हैं, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 50 नए स्टोर्स और 2027 तक लगभग 630 न्यू स्टोर्स खोलने का टारगेट रखा है। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया यानी कि RBA भी अपने स्टोर काउंट को 455 से 700 प्लस तक ले जाने का प्लान कर रहा है। इसी तरह जुबिलेंट फूड वर्क्स का मीडियम टर्म प्लान अपने नेटवर्क को 3000 स्टोर्स तक स्केल अप करने का है। इस सब के बावजूद क्यों एक्सपर्ट्स इस सेक्टर को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं? टॉप QSR प्लेयर्स के रेवेन्यू ग्रोथ को देखकर आपको खुद पता लग जाएगा ये। अगर इस टेबल को गौर से देखें तो क्लियरली नजर आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ कम होने लगी है, स्पेशली रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, बारबेक्यू नेशन और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के लिए। हालांकि रेवेन्यू अब भी बढ़ रहा है और इसका रीजन है न्यू स्टोर्स। कंपैरिजन को फेयर बनाने के लिए हम 2 स्पेसिफिक मैट्रिक्स यूज करते हैं, ADS यानी कि एवरेज डेली सेल्स और SSG यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सिंपली बोलें तो ADS एक रेशियो है जो हमें बताता है कि कंपनी हर स्टोर से कितना पैसा कमा रही है,
और SSG में हम करंट पीरियड की सेल्स को पिछले पीरियड की सेल्स से कंपेयर करते हैं ताकि हम देख सकें कि सेल्स परफॉर्मेंस में कितना ग्रोथ या डिक्लाइन हुआ है। रिटेल कंपनीज को SSG से उनके स्टोर्स की रेवेन्यू ग्रोथ पता चलती है, गिवन दैट ये स्टोर्स कम से कम 1 साल के लिए ऑपरेशनल होने चाहिए। फिलहाल इंडस्ट्री में एक ट्रेंड हर जगह दिख रहा है, वो ये है कि ये दोनों क्रूशियल मेट्रिक्स डिक्लाइन कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, देवयानी इंटरनेशनल जो इंडिया में KFC और पिज्जा हट स्टोर्स को चलाता है, उनका ADS और SSG कंसिडरेबली स्लिप हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 24 के 4th क्वार्टर में KFC इंडिया का ADS 1,06,000 से डाउन होकर 93,000 हो गया, विच इज अ 12% कट। वहीं SSG भी 7.1% से डाउन दिखा। नाउ, इस कम होती डिमांड के रीजंस क्या हैं? सबड्यूड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। ED और CFO ऑफ देवयानी इंटरनेशनल मनीष दावर का मानना है कि ये कुछ मैक्रो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा है। ओवरऑल हाउस होल्ड कंज्यूमर डेट ऑल टाइम हाई पर है, यानी कि लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं एंड पर्सनल बजट्स इधर उधर हो रहे हैं, इसलिए लोग डाइन आउट जैसे नॉन नेसेसरी खर्चों से बच रहे हैं। एज अ रिजल्ट ब्रांडेड QSR प्लेयर्स को नुकसान हो रहा है। दूसरे कई इंडिकेटर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के शेप्ड है, जिसमें प्रीमियम और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट्स तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मास कंजम्पशन आइटम्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये अनइवन रिकवरी को दिखाता है, जहां आम आदमी की स्पेंडिंग स्लो है। QSR सेगमेंट मास कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, और अगर मास सेगमेंट रिकवर नहीं करता तो फुटफॉल और रेवेन्यू पे नेगेटिव असर पड़ सकता है। BNP पैरिबास की रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि स्विगी और जोमेटो जैसे एग्रीगेटर्स के राइज की वजह से QSR सेल्स और भी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आज एज यू कैन सी इन प्लेयर्स के टोटल रेवेन्यू में डिलीवरी का एक बड़ा हिस्सा है, इवन एज हाई एज 66%। जोमेटो के एक्टिव मंथली रेस्टोरेंट पार्टनर्स फाइनेंशियल ईयर 19 में 61,000 थे, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में से स्पाइक होके 2,70,000 हो गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड में स्विगी का एक्टिव काउंट भी 2,72,000 तक पहुंच गया था, while on the other hand ब्रांडेड QSR स्टोर काउंट अभी सिर्फ 5,300 पर है। अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो कंज्यूमर्स के पास बहुत चॉइसेस हैं। ऑल्सो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से मार्केट शेयर लॉस भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो ये थे कुछ शॉर्ट टर्म चैलेंजेस जो इंडस्ट्री फेस कर रही है। अब तक हमने ओवरऑल इंडस्ट्री और उसके इश्यूज पे बात की। नाउ इट्स टाइम टू डाइव इन डीपर। हम एक ब्रॉड बेस्ड एनालिसिस करेंगे जिसमें हम सारे QSR स्टॉक्स को कुछ क्रिटिकल बेंचमार्क्स पर रैंक करेंगे। हर बेंचमार्क के हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक को 6 पॉइंट्स मिलेंगे और लोएस्ट को 1 पॉइंट। एंड में हम एक फाइनल टेबल देखेंगे जिसमें हर कंपनी का टोटल स्कोर पता लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेवेन्यू ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया एंड देवयानी इंटरनेशनल हैव टॉप्ड द चार्ट्स एंड दोनों को मिलते हैं 5 पॉइंट्स। राजीव वर्मन के मुताबिक मार्केट वैल्यू कॉन्शियस हो गया है। बर्गर किंग की प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज जैसे जैसे मील्स के थ्रू कॉम्बो ऑफर, न्यू लॉन्चेस और ब्रांड कैंपेन्स उनके लिए ट्रैफिक ग्रोथ और सेल्स ड्राइव कर रहे हैं। साथ ही देवयानी इंटरनेशनल की थाईलैंड एंट्री ने उनके रेवेन्यू को पॉजिटिव एंड स्टेबल रखा है। इसमें बारबेक्यू नेशन की रेवेन्यू ग्रोथ केवल 2% है एंड इट रैंक्स द लोएस्ट। मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड आउटलुक क्लियर नहीं है। एक एस्पेक्ट ये भी है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अब सप्लाई बढ़ गई है, जिससे फर्म का शेयर कम हो गया है। सेकंड मैट्रिक है ADS, जो हमने कुछ ही देर पहले देखा था। ये मैट्रिक न्यू और मैच्योर स्टोर्स दोनों को कवर करता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑलमोस्ट सभी QSR प्लेयर्स की ADS ग्रोथ रेड टेरिटरी में है, क्योंकि नए स्टोर स्टेबलाइज होने में टाइम ले रहे हैं। हालांकि इनमें बारबेक्यू नेशन एक लौता ऐसा प्लेयर है जिसने पॉजिटिव ADS रिपोर्ट किया है, जबकि देवयानी इंटरनेशनल का ADS 10.44% गिर गया है और फिलहाल बाकी पेयर्स से पीछे है। तीसरा बेंचमार्क है SSG। फाइनेंशियल ईयर 24 के 4th क्वार्टर में जुबिलेंट फूड वर्क्स ने 10% और सफायर फूड्स ने 15% SSG स्लाइड रिपोर्ट किया। ये विंटर मंथ्स के टाइम पर है जब लोग यूजुअली ज्यादा डाइन आउट करते हैं।
पिज्जा सेगमेंट को भी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा फ्रॉम रीजनल प्लेयर्स सच एज अवन स्टोरी, लापिनो, शिकागो पिज्जा, मोजो पिज्जा, गो पिज्जा, नोमैड पिज्जा। बर्गर किंग इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने फाइनेंशियल ईयर 24 में पॉजिटिव एसएसजी रिपोर्ट किया है। इनके 2.54% ग्रोथ का रीजन है वैल्यू कैंपेन्स एंड ट्रैफिक। नंबर ऑफ स्टोर्स, लगभग सभी QSR कंपनीज के मैनेजमेंट ने माना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है और अभी सेक्टर को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। फिर भी ये स्टोर एडिशंस या फ्यूचर गाइडेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होता। सौरभ कालरा, एमडी ऑफ वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, कहते हैं कि आज के डिफिकल्ट ऑपरेटिंग सिनेरियो के बावजूद वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज के लिए हाईली ऑप्टिमिस्टिक हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स ने भी स्टोर एक्सपेंशन का पेस एक्सेलरेट किया है। अगर थाईलैंड के 283 स्टोर्स को काउंट ना करें तो देवयानी इंटरनेशनल ने भी अपने नेटवर्क में 256 स्टोर्स ऐड किए हैं। इसी तरह सफायर फूड्स ने अपना नेटवर्क 17% से एक्सपैंड किया। जुबिलेंट फूड वर्क्स ने 14% से, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ने 12.5% और RBA ने 7.45% से। Next is the operating margins. Obviously, with operating margins, the math is simple. The higher, the better. जहां जुबिलेंट फूड्स लीड कर रहा है by reporting an operating margin of 20% in financial year 24. वहीं RBA का aggressive marketing push उनके margins को hurt कर रहा है। Hence, वो stack के bottom में feature करते हैं with margins as low as 2/3 of their closest competitor, McDonald's. Now the debt to equity ratio. जब ऑलमोस्ट सब कंपनीज अपने स्टोर नेटवर्क्स बढ़ाकर रैपिड एक्सपेंशन करने में लगे हुए हैं, ऐसे में डेट टू इक्विटी रेशियो काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर बन जाता है। इस लिस्ट में सफायर फूड सबसे आगे है विद अ डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 0.87, विच मीन्स कि इनका डेट कम है। दूसरी तरफ देवयानी इंटरनेशनल सबसे नीचे है विद अ रेशियो ऑफ 2.75, जो दिखाता है कि यह अपने एक्सपेंशन के लिए मेनली डेट पर ही डिपेंडेंट है। अगर बाकी मैट्रिक्स की बात करें तो नजारा कुछ ऐसा दिखता है। इन नंबर्स के बेसिस पे हर मैट्रिक के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कुछ ऐसे दिखेंगे। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। इसमें टॉप पे है जुबिलेंट फूड वर्क्स विद 12.4% ROE, मतलब ये कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है। बॉटम में है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया विद -30% ROE, जो दिखाता है कि यहाँ लॉस हो रहा है, पैसा सही से नहीं लगाया जा रहा। ROCE, नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन कैपिटल, जो दिखाता है कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। यहाँ भी टॉप पे है जुबिलेंट फूड वर्क्स अलॉन्ग विद वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड विद 11% ROCE, मतलब इनका कैपिटल यूज स्ट्रॉन्ग है। बॉटम में है रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया विद ROCE ऑफ -4.69%, जो इनएफिशिएंट कैपिटल यूज और लॉस इंडिकेट करता है। द नेक्स्ट मेट्रिक EV EBITDA रेशियो दिखाता है कि कंपनी की वैल्यूएशन उसके अर्निंग्स के कंपैरिजन में कितनी हाई है। यहाँ बारबेक्यू नेशन सबसे बेहतर है विद एन EBITDA ऑफ 13.4, मतलब इनकी वैल्यूएशन अर्निंग्स के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड है। वहीं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड इज एट द बॉटम विद एन EBITDA ऑफ 38.2, जो काफी हाई वैल्यूएशन शो करता है एज कंपेयर टू अर्निंग्स। नेक्स्ट है प्राइस टू अर्निंग्स, यानी कि PE रेशियो कंपैरिजन दैट शोज द स्टॉक प्राइसेस इन कंपैरिजन टू द अर्निंग्स। सबसे लो PE रेशियो है जुबिलेंट फूड वर्क्स का एंड इट स्टैंड्स एट 153। इट मीन्स कि इनका वैल्यूएशन बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सही है। सबसे हाई वैल्यू एज यू कैन सी इज ऑफ देवयानी इंटरनेशनल स्टैंडिंग एट 309। ये काफी हाई वैल्यूएशन इंडिकेट करता है। ऑल्सो बारबेक्यू नेशन एंड रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया के लिए ये डेटा फिलहाल अवेलेबल नहीं है। प्राइस टू सेल्स, नेक्स्ट वी लुक इनटू द प्राइस टू सेल्स रेशियो, जो दिखाता है कि कंपनी की वैल्यूएशन सेल्स के कंपैरिजन में कैसी दिखती है। इसमें बारबेक्यू नेशन का रेशियो सबसे लोएस्ट है एट 2। इट इंडिकेट्स के सेल्स के हिसाब से इनका वैल्यूएशन बाकियों से बेटर है। सबसे हाई PS रेशियो है जुबिलेंट फूड वर्क्स का, जो सेल्स के मुकाबले काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन इंडिकेट करता है। मैट्रिक कंपैरिजन के बाद अब टाइम है फाइनल रैंकिंग्स का। हमारी फाइनल रैंकिंग लिस्ट में लीड कर रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स 43 पॉइंट्स के साथ, फॉलोड बाय सफायर फूड्स एट 41। सरप्राइजिंगली पॉपुलैरिटी के बावजूद वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिस्ट के बॉटम पर है विद 32 पॉइंट्स। ये फूड इंडस्ट्री में बढ़ते कंपटीशन को हाईलाइट करता है। वेल, दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, है ना। आज इस वीडियो में हमने QSR इंडस्ट्री को काफी क्लोजली स्टडी किया एंड ओवरऑल ट्रेंड्स भी देखे। ये सच है कि ग्रोथ अभी थोड़ी स्लो हो रही है।
कन्वीनियंस, ऑनलाइन डिलीवरीज और कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस जैसे ट्रेंड्स अभी भी की ड्राइवर्स बने हुए हैं, लेकिन बिजनेसेस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके अभी भी पॉजिटिव हैं। हमने जुबिलेंट, सफायर, बारबेक्यू जैसे की QSR जायंट्स की बात भी की एंड इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक्स जैसे कि रेवेन्यू, एबिटा, पी रेशियो, ROE एटसेट्रा पे उन्हें कंपेयर भी किया। हमने अपने कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मार्केट शेयर और प्रॉफिट मार्जिन जैसे बेंचमार्क्स का रिव्यू करके एक ओवरऑल रैंकिंग भी बनाई। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर ओन रिसर्च। इसलिए जाने से पहले बता दें कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च खुद करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रीडिंग रिसोर्सेज इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो हमारे साथ इन QSR जायंट्स को रेट और रैंक करना आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.